नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं निवेश की एबीसीडी, जहां पर हर हफ्ते हम आपको मिलाते हैं एएमसी के एक ऐसे शख्स से जो न सिर्फ अपनी एएमसी, अपने फंड हाउस की फ़िलॉसफी और उनके इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं, बल्कि इस तरह के अस्थिर माहौल में बाज़ार में किस तरह की रणनीति और किस तरह का डाइवर्सिफिकेशन का नियम फॉलो करना चाहिए निवेशकों को, इस पर भी बात करते हैं। विदेशी बाज़ारों से जो अस्थिरता आ रही है, जिस भी तरह का अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, भारत के बाज़ारों के लिए किस तरह की दशा और दिशा है, इस पर आज विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, एल&टी म्यूचुअल फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैलाश कुलकर्णी। कैलाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जिसका नाम है निवेश की एबीसीडी। और हम दर्शकों को न सिर्फ निवेश की तमाम बारीकियों से रूबरू कराते हैं, उन्हें बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जब वो बनाने बैठें तो उनके लिए क्या सही है, किस तरह चुनाव होना चाहिए निवेश विकल्पों का, और कैसे अपनी निवेश के सफ़र में आगे बढ़ना चाहिए। तो आज का शो बेहद ख़ास है क्योंकि हम न सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ पर बात करेंगे जो कि अलग अलग तरह के निवेशक अपनाते हैं, बल्कि हम तमाम तरह की उथल पुथल जो विदेशों में, विदेशी बाज़ारों में और विदेशी अर्थव्यवस्था में हमें दिखाई दे रही है, उसका कनेक्शन सीधा आपके पोर्टफोलियो से कैसे है, या किसी भी इन्वेस्टर के लिए इस तरह की इकोनॉमिक्स को समझना कितना ज़रूरी है, इन बारीकियों पर भी फोकस करेंगे। और शुरुआत मैं थोड़ा हालांकि निवेश की सोच और निवेश को लेकर जो मानसिकता है उस पर करना चाहती हूँ, उस सवाल के साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ तक इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस की बात है तो पिछले कई सालों की तुलना में अगर मैं देखूँ तो काफ़ी हद तक हम आगे बढ़ चुके हैं। जहाँ तक आर्थिक या वित्तीय सुरक्षा की जागरूकता की बात है, साक्षरता की बात है, ख़ासतौर से पैंडेमिक के बाद हमने ये ज़्यादा होते हुए देखा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हम पूरी तरह से वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर अवेयरनेस? अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, कितना कुछ अचीव हो चुका है कैलाश, और कितना होना बाकी है? पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार आपके। नहीं, ये सवाल ना बहुत ही अच्छा है। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर आप 3 साल पीछे जाओ और आपने पूछा कि उस तुलना से इन्वेस्टर अवेयरनेस कितना आगे बढ़ चुका है, तो मैं बोलूंगा बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर हमें रैंकिंग देनी पड़ी 1 आउट ऑफ 10, तो शायद मैं बोलूंगा 7 या 8 बढ़ चुका है। पर अगर मैं देखूं कि यहाँ से और कितना हम इन्वेस्टर अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, तो फिर मैं शायद रैंकिंग दूंगा 3 या 4 आउट ऑफ 10। तो काफी कुछ अचीव हो चुका है, काफी कुछ कैंपेन्स हुए हैं, इंडस्ट्री के तरफ से कैंपेन्स हुए हैं इन्वेस्टर अवेयरनेस के। हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। मीडिया की तरफ से काफी कुछ इम्प्रूवमेंट और बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं, जैसे आपका प्रोग्राम हो, जहां सामान्य आदमी को बताया जाता है कि उन्होंने क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। तो आई थिंक उस हिसाब से देखा जाए तो काफी हद तक सुधार हो चुका है। जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स थे, रियल एस्टेट या गोल्ड, उससे आगे बढ़कर काफी लोग अभी म्यूचुअल फंड्स और अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट्स में आ चुके हैं। पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ लोग देखें, 3.25 करोड़, तो अपने पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ भी नहीं है। और यदि हम समझे कि चलो 30 करोड़ लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है भारत में, तो उसका हार्डली 10% है जो अभी भी म्यूचुअल फंड्स में है। तो वी हैव माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप, ऐसा एक कहावत है इंग्लिश में। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि काफी हद तक बढ़ चुके हैं, पर बहुत काम करना अभी बाकी है। बिल्कुल, थोड़ा है, थोड़े की और ज़रूरत है। मिलेनियल्स की बात करती हूँ, युवाओं की बात करती हूँ, जो कि बढ़ चढ़ के बिल्कुल। तो युवाओं का जैसे मैंने जिक्र किया, इन्होंने बढ़ चढ़ के पिछले 2.5 सालों में बहुत इंटरेस्ट दिखाया है भारतीय इक्विटी बाज़ार में निवेश को लेकर, और ख़ासतौर से म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए निवेश को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा उत्साह दिखाया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारा युवा, हमारा मिलेनियल आज उस हद तक पहुँच गया है जब जो हमारे पारंपरिक निवेश के विकल्प हुआ करते थे, जिसमें से अगर मैं कहना चाहूँ फिक्स डिपॉजिट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, सोना हो गया, इस सब के आगे निकल चुका है? अब उनका रुझान इस पारंपरिक निवेश विकल्पों की तरफ उतना नहीं है जितना इक्विटी बाजार और तमाम तरह के जो नए विकल्प आए हैं उन पर है। क्या कहेंगे आप?
नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। इसके दो कारण हैं। एक तो जो मोबाइल पेनिट्रेशन हुआ है और जो आज मोबाइल के द्वारा तुम आसानी से कुछ भी खरीद सकते हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप खरीद सकते हो, उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा है। ये जो नई पीढ़ी है, उनको अगर सुविधा दी जाए खरीदने की, तो मोबाइल एक ऐसा क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट आ गया है उनके हाथ में, जहां से दे कैन बाय एंड सेल वेरी इजीली। तो उस वजह से भी पेनिट्रेशन हुआ है। दूसरी चीज है कि उन्हें मालूम है कि जब तुम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में जाते हो, जैसे कि रियल एस्टेट, तो खरीदने में भी टाइम लगता है और बेचने में भी टाइम लगता है, और पर्सनली काफी कुछ जाके साइनिंग वाइनिंग करना पड़ता है। तो उनको पता है, उनके पास पेशेंस भी थोड़ा कम रहता है एज कंपेयर टू द ओल्डर इन्वेस्टर्स। तीसरी बात है कि ये सब लोग काफी पढ़े लिखे हैं, तो आजकल जो इंफॉर्मेशन मिलती है ऑनलाइन, कोई वेबसाइट्स पे हो या कोई आप स्पेसिफिकली आप चैनल्स फॉलो करते हो, वो सब आजकल मोबाइल पे देखते हैं, टीवी। तो इन सब की वजह से ये नई पीढ़ी है, और मैं सिर्फ मिलेनियल्स नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा अप टू 30 इयर्स तक मैं खींच लूंगा। ये लोग काफी हद तक न्यू प्रोडक्ट्स में आना चाहते हैं, और करीबन मेरे हिसाब से हर महीने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 3 लाख से लेकर 7 लाख नए इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं, उसमें काफी हद तक नई पीढ़ी है। एंड ये नई पीढ़ी इसीलिए आ रही है बिकॉज उनको आसानी से वो लोग म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं। बट नई पीढ़ी जब कोई भी प्रोडक्ट में आती है, तो उनको एक चीज संभालना चाहिए कि थोड़ा बहुत उन्हें उसके ऊपर स्टडी होना चाहिए, उस प्रोडक्ट के बारे में। तो हमने देखा है पिछले 6, 8, 9 महीने में क्रिप्टो के बारे में काफी कुछ हलचल हुई थी, और बहुत सारे लोग क्रिप्टो में चले रहे थे बिकॉज आसानी हुई थी खरीदने बेचने में। बट पिछले 6-8 महीने में देखा है कि काफी नुकसान भी हुआ है। तो मेरा सिर्फ एक ही चीज है मिलेनियल्स को या यंगर जनरेशन को, कि आप कोई भी चीज खरीदते हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप खरीदते हो, तो थोड़ा बहुत होमवर्क करके उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपने लेनी चाहिए, और उसके बाद वो बाय का बटन दबाना चाहिए। ये नहीं कि 4 दोस्तों ने बोल लिया कि हमने ये शेयर खरीदा या ये बॉन्ड खरीदा या ये क्रिप्टो खरीदा या ये है, और मैंने 20% रिटर्न 4 महीने में आ गया, इसीलिए मैं खरीदना चाहता हूं। तो थोड़ा बहुत होमवर्क करना चाहिए, और मेरे हिसाब से जैसे बोलते हैं बीइंग फाइनेंशियली लिटरेट, कि निवेश के बारे में सोच के समझ के अगर आपने निवेश किया, तो आपका फ्यूचर एकदम सिक्योर होगा। तो ये चीज मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ नई पीढ़ी को। नहीं, और ये चीज़ जो आपने कही है वो ज़रूरी इसीलिए भी है क्योंकि आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई लगा रहे हैं, है ना? आपकी मेहनत की कमाई है ये, तो क्यों ना इसको ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में लगाएं जो कि आप समझते हैं, आप उससे रिलेट कर पाते हैं, जो आपकी रिस्क एपेटाइट को मैच करता होगा, सूट करता होगा। लेकिन क्योंकि हम नए निवेशकों की बात कर रहे हैं, और ख़ासतौर से वो निवेशक जो कि 2.5 साल में अगर बाज़ार में आए हो, तो अब तक का जो 2022 का साल रहा है ना कैलाश, वो इनके लिए बहुत वॉलेटाइल रहा है, बहुत अस्थिर रहा है इनके लिए ज़्यादा, क्योंकि शायद बाज़ार की इस तरह की चाल उन्होंने नहीं देखी होगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा वर्ल्ड व्यू भी ले लें, ताकि किस तरह से उन्हें बाज़ार की चाल को समझना चाहिए, क्या क्या ट्रिगर्स होते हैं विदेशी बाज़ारों के जो भारतीय बाज़ार पे इम्पैक्ट करते हैं, थोड़ा वो इसके बारे में भी जानकारी ले लें। दुनिया की अर्थव्यवस्था हम सब जानते ही हैं, यूके, यूएस, यूरोजोन में इन्फ्लेशन वहाँ पे पीक आउट हो चुका है। अब इस पूरी स्थिति में हम देखें रशिया और यूक्रेन, जो कि एक बहुत लंबा खिंचा हुआ मामला अब लग रहा है, और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था उसकी वजह से महंगाई की कगार पे और मंदी की कगार पे खड़ी हो रखी है। लेकिन इस पूरी स्थिति में अगर हम देखें, इस पूरे समीकरण में हम देखें, तो भारत कहीं ना कहीं आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के लिए चिंताएं हैं, लेकिन शायद इतनी बड़ी नहीं हैं जितनी बाकी डेवलप्ड नेशंस की हैं, जो कि फ़िलहाल इस बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही हैं। आपसे मुझे ये समझना है कि अब अगर इस साल हमने अब तक अस्थिरता देखी है बाज़ार में, लेकिन अब
थोड़ा सा समय बदल रहा है, हम एक फेस्टिव मोड में जा रहे हैं। एफआईआईज जो है खरीदारी एक बार फिर से शुरू कर चुके हैं, ज़ोरदार खरीदारी कर रहे हैं। डीआईआईज की खरीदारी बरकरार है। कच्चा तेल हम देख रहे हैं कि थोड़ा नरम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी एनालिसिस अगर मैं समझना चाहूँ, ये सब आपको क्या बहुत टिकाऊ ट्रेंड्स दिखते हैं? क्योंकि आपने बाजार की ऐसी बहुत सारी साइकिल्स देखी होंगी कैलाश, आपका एक्सपीरियंस और बाजार की पकड़ को लेकर आप क्या एनालिसिस ड्रॉ करते हैं? ये ये जो आपने पूछा कि ट्रेंड्स क्या है, तो 96 में एशियन क्राइसिस हुआ था, 2000 में आईटी और Y2K का इश्यू आया था, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, और ऊपर नीचे तो बाजार चलते रहता है। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि हमारा बाजार जो है वो ईसीजी जैसा है, जब तक वो ऊपर नीचे रहा अच्छा है। ईसीजी ऊपर नीचे होता है तो इसका मतलब है द पेशेंट इज अलाइव। अगर फ्लैट लाइन हो गया तो यू नो व्हाट दैट मीन्स। तो बाजार में ऊपर जाना बाजार, नीचे आना बाजार, ये बहुत नॉर्मल चीज है। और ये देखना चाहिए हमने कि जैसे आपने कहा, भारत को इतना इम्पैक्ट नहीं आया है, और उसके दो कारण है। एक तो अपना जो डेमोग्राफी है, जो अपने लोग हैं, हमारी इकोनॉमी हम खुद चला सकते हैं। वी आर नॉट एज डिपेंडेंट एज सम ऑफ द फॉरेन कंट्रीज विच इज देयर, वो बहुत है। दूसरी चीज है कि जो चाइना में उथल पुथल हो रही है, तो काफी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ये कहना चाहती है कि पहले जो उनकी पूरी चाइना स्ट्रेटेजी कि चाइना में जाके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अभी वो लोग सब बोल रहे हैं कि चाइना के अलावा हमें और कहीं जाके मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर चाइनीज इकोनॉमी में कुछ हो गया या चाइना में कुछ हो गया तो वील बी एट अ कंप्लीट लॉस। तो इसीलिए चाइना प्लस वन जो कह रहे हैं लोग, काफी अलग अलग बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, जो विदेशी कंपनीज हैं, वो भारत आना चाहते हैं। और अलग अलग गवर्नमेंट्स जो है, स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ compete कर रही है इन कंपनीज को जगह देने के लिए, टैक्स सुविधा देने के लिए, सो दैट नॉट ओनली दोस कंपनीज सेट अप द प्लांट, बट उससे रोजगार भी बढ़ता है। तो काफी हद तक अगर देखेंगे कि इंडिया इज ऑन अ वेरी गुड विकेट, हम लोग अगर उसकी तुलना करें तो जैसे ही आप 6 महीने आगे जाओगे या 1 साल आगे जाओगे, और आप देखोगे कि इंडिया की या भारत की स्थिति ज्यादा बेहतर होती जा रही है कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। एफआईआईज जो होते हैं वो बहुत सिंपल है, दे विल ऑलवेज चेस ग्रोथ। जहां पे उनको लगता है कि बढ़ोतरी होने वाली है, वो पैसे वहां आएंगे। अभी फिलहाल वो पैसे बाहर निकले हैं बिकॉज यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। पर अगर उनको लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद यूएस में ग्रोथ इतनी नहीं आएगी, और शायद इंडिया विल बी बैक टू द गुड पोजीशन जो वो लोग चाहते हैं, पैसा वापस आना चालू हो जाएगा। डोमेस्टिक मनी जो डीआई आपने कहा, और फॉरेन मनी जो एफआई हम लोग बोलते हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन काफी लीथल हो सकता है। और अगले 3-5 साल में अगर मैं देखूं, अगर मुझे कहीं पैसे लगाने हो तो मैं भारत में जरूर पैसे लगाऊंगा, हमारे स्टॉक मार्केट में जरूर पैसे लगाऊंगा। निवेश की जो आपकी जो जर्नी है, आपका जो सफ़र है, वो जितना जल्दी आप तय करें आपके आर्थिक लक्ष्यों के लिए उतना बेहतर होता है, और उतनी आपको ज़्यादा बाज़ार की समझ मिलेगी और बाज़ार में पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलेगा। थोड़ा सा हम डेवलप नेशंस में फ़िलहाल जो गतिविधियाँ चल रही हैं उसको समझना मैं चाह रही हूँ, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि मंदी की कगार पे खड़े हैं विकसित देश। बहुत डिबेट और डिस्कशन इस पूरे मुद्दे को लेकर चल रहा है कि टेक्निकली रिसेशन में है, लेकिन अदरवाइज़ फेड की अगर हम बात करें तो वो अग्रेसिवली रेट हाइक नहीं करेंगे। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि यूएस में लगभग 4.2 मिलियन लोगों ने अपनी जॉब्स क्विट कर दी हैं। एक तरह का पैराडॉक्स है अगर मैं खासतौर से यूएस की इकॉनमी को समझना चाहूँ, क्योंकि यहीं पे हम देखते हैं कि तमाम ट्रिगर्स भी इसी तरह के बाज़ारों से निकलते हैं, विकसित देशों के बाज़ारों से निकलते हैं। आप यूएस को कैसे पढ़ रहे हैं अब की बार? किस तरह से आपको लगता है कि क्या ये पूरी तरह से मंदी की चपेट में आ गया है? और क्योंकि हम यूरोजोन को भी यहाँ पर इस चपेट में आता हुआ देख रहे हैं, तो क्या इसको मंदी कहना चाहिए? एक तरफ मंदी है, एक तरफ वहाँ बढ़ती महंगाई है, दूसरी तरफ यहाँ पर लोग अपनी मर्जी से नौकरी भी छोड़ रहे हैं, टेम्प्रेरी जॉब्स यहाँ पर उनकी पिकअप हो रही हैं, वो परमानेंट नौकरियाँ नहीं कर रहे हैं, जिनके पास नौकरियाँ हैं वो नौकरियाँ छोड़ रहे हैं। ये किस तरह का ट्रेंड हम देख रहे हैं? तो मैं मंदी तो नहीं कहूंगा, स्लो डाउन जरूर कहूंगा।
ये इकोनॉमीज में। और खास तौर पे ये क्यों हुआ है, क्योंकि एक जगह पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल रहा है, उसके वजह से गैस प्राइसेस उनके लिए डबल हो गए हैं, काफी हद तक एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में दुविधा आई है उनके लिए। तो वहां पे स्लो डाउन जरूर हुआ है, पर क्या ये वॉर पूरे अगले 5 साल चलेगी? अगर 6 महीने में वॉर बंद हो गई, 3 महीने में वॉर बंद हो गई, तो जरूर काफी कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी और वापस ग्रोथ पाथ पे लोग आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इट्स टू अर्ली टू कॉल इट अ रिसेशन, बट वॉचफुल रहना चाहिए। डेटा पॉइंट जो आते हैं यूएस से, यूरोजोन से, ये ठीक से समझने चाहिए और उस हिसाब से कैलिब्रेट करके जहां पे निवेश करना है या कैसे सेफ्टी रखनी है वो करना चाहिए। एंड इसीलिए मैं कहता हूं, मैं काफी लोगों को, स्पेशली जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो ज्यादा रिस्क ज्यादातर नहीं लेते हैं, उनको बोलता हूं कि आप एसआईपी रूट द्वारा भारत में निवेश करें, क्योंकि एसआईपी रूट द्वारा आपको लॉ ऑफ एवरेजिंग मिलेगा। अगर समझो कॉन्फ्लिक्ट बहुत देर चलती रही तो आप देखोगे कि मार्केट्स वॉलेटाइल रहेंगे, जैसे पिछले 6 महीने में रहे। 1 जुलाई को छोड़ के आपने 8 महीने मंदी माने मार्केट गिरते हुए देखा था और जुलाई में काफी हद तक रिकवरी देखी थी। तो अगर आप स्टैगर्ड हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें तो बेहतर रहेगा। पर डेटा पॉइंट्स जो आने वाले हैं, विदेशी डेटा पॉइंट्स, हमारे गवर्नर भी देख रहे हैं, आरबीआई गवर्नर, वो डेटा पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उनको समझने की जरूरत है। और उस हिसाब से आगे जाके कौन से सेक्टर्स में निवेश करना चाहिए या किस टाइप का निवेश करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर मैं इसको रिसेशन नहीं कहूंगा आज के दिन में। भारतीय बाजार की बात करते हैं अब। आने वाले तिमाहियों में आप कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लगता है आपको, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे, ट्रिगर्स होंगे जो भारत के बाजारों की दशा और दिशा तय करेंगे? तो पहली चीज है कि ग्लोबली क्या हो रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ये दर्शाएगा कि भारत में क्या होने वाला है। अगर ग्लोबल फैक्टर्स ठीक हो गए जल्द से जल्द, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गई, शायद एफआईआईज वापस भारत में निवेश करना चालू करेंगे जैसे हमने पिछले महीने देखा, और डीआईएम मनी और एफआईआई मनी लेके बाजार काफी हद तक ऊपर जा सकता है। दूसरा चीज है कि भारत के जो कंपनीज हैं, और हमने Q1 रिजल्ट्स अभी लगभग काफी आ चुके हैं और ज्यादातर रिजल्ट्स अच्छे ही हैं। तो उस वजह से पता है कि जो कंपनीज की हेल्थ है, कंपनीज की हेल्थ बहुत अच्छी है, कैश जनरेट हो रहा है और कुछ कुछ सेक्टर्स में थोड़ा बहुत कैपिटल भी लग रहा है। तो तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गवर्नमेंट लेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, कैपेक्स ग्रोथ हो रहा है, होपफुली आगे जाके थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर में भी ग्रोथ आएगा। तो ये दोनों चीजें देखनी जरूरी है। तीसरी चीज है कि हमारे मॉनसून अभी तक तो ठीक ठीक ही रहा है, 1-2 जगह छोड़ के। अगर अगस्त और सितंबर में भी मॉनसून अच्छा रहा भारत के लिए, तो अपनी काफी हद तक एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहा जाता है अपने को, तो दैट विल डू गुड। रूरल इंडिया में काफी पैसा रहेगा, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी विल बी गुड फ्रॉम अ कंजम्पशन स्टैंड पॉइंट। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स जो मैं देखता हूं आगे जाके। क्रिटिकल चीज ये है कि अगर ग्लोबली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, अपने यहाँ कम इम्पैक्ट है, और जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है, तो आई थिंक वो चेंज नहीं हो रहा है। हम उस पाथ पे हैं, तो इट इज वेरी क्लियर दैट इंडिया विल डू वेल इन द फ्यूचर। ताइवान के चक्कर में चाइना और यूएस के बीच में जो तनातनी अब बनी हुई है, इसके और कितने गहराने के संकेत आपको लगता है मिल रहे हैं? और अगर ये मामला गहरा जाता है तो इकोनॉमिक फॉलआउट के लिहाज से भारत पर किस तरह से क्या इम्पैक्ट करेगा? अगर इसकी एनालिसिस आप हमको समझा सकें, क्योंकि काफ़ी हद तक ये अर्थव्यवस्था को भी हिलाएगा, असर डालेगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, आज यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट है, कल शायद चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट होगा, परसों कहीं और हो सकता है। आई थिंक ये चीजें ना पूरे वर्ल्ड में चलती रहेगी, इस पे ना अपना कंट्रोल है, ना हम कंट्रोल कर पाएंगे। दो चीजें हैं, अगर बहुत ज्यादा
कॉन्फ्लिक्ट बहुत जगह है, तो देन इट रियली बिकम्स अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, पर आज वो दिख नहीं रहा है। और जैसे एक कॉन्फ्लिक्ट के वजह से हमें ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है, आई थिंक दूसरे कॉन्फ्लिक्ट के वजह से भी ज्यादा फर्क इम्पैक्ट नहीं आएगा इंडिया में। तो आई एम नॉट सो कंसर्न्ड अबाउट इट। मुझे डर क्या लगता है, मेरा थोड़ा डर अलग है कि कॉन्फ्लिक्ट पे नाम पे जब लोग पढ़ने लग जाते हैं और एक फियर साइकोसिस हो जाता है, नहीं नहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मैं क्या करूं, अभी मार्केट नीचे जा रहा है और मैं पैसे निकाल के घर में बैठता हूं या सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखता हूं, तो वी आर लूजिंग द मोमेंटम जो बोलते हैं कंपाउंडेड ग्रोथ का, वो हम खो देते हैं। तो हमें निवेशक के दौर से ये करना चाहिए कि जो हमारे कंट्रोल में है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ग्लोबली इवेंट्स होंगे, इंडिया में नॉट ग्रो एट 8%, इंडिया कैन ग्रो लिटिल लोअर, पर फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनली हम 6 महीने के लिए देख रहे हैं पोजीशन या अगले 5 या 10 साल के लिए देख रहे हैं। अगर आप 5-10 साल के लिए देख रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आज जैसे इंडिया ने डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली कुछ फायदे हुए हैं इंडिया को रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, इंडिया हमेशा ये देखेगा कि उनका इंटरेस्ट कहां पे है और उन्होंने क्या करना चाहिए, और उस हिसाब से मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इंडियन इकोनॉमी को कैसे प्रोटेक्ट करें और आगे जाके जो कंपनीज है या सेक्टर्स हैं उनको ज्यादा फैसिलिटीज देके ग्रोथ पाथ पे कैसे लाएं। आई थिंक ये दो चीजें जब तक होती रहेंगी हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और इसलिए स्टेइंग इन्वेस्टेड, अगेन मैं वही चीज दोहराना चाहता हूँ, बट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि स्टेइंग इन्वेस्टेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। तो इन्वेस्टमेंट की रणनीति अभी अगर किसी को बनानी हो, कुछ पिक और चूज़ करना हो, तो किस तरह के सेक्टर्स को आप पढ़ रहे होंगे, या किस तरह के सेक्टर्स की कोई ख़ास परफॉर्मेंस की आपको उम्मीद है जो शायद आपके रडार पे हो? क्योंकि हर एएमसी का अपना एक नज़रिया होता है, अपनी एक फ़िलॉसफी होती है, अपना एक निवेश करने का तरीका होता है। और इस लिहाज से अगर मैं आपको समझना चाहूँ तो आने वाला वक्त भारतीय कंपनियों के लिए किस तरह का रहने की अंदेशा है, संभावना है आपके मुताबिक, और उसके मुताबिक कौन से चुनिंदा सेक्टर्स हैं जो एएमसी के तहत आप समझ रहे हैं कि इन पर दांव लगाया जा सकता है या इन पर नज़र रखी जा सकती है? जरूर। तो अगर मैं 3-5 साल का व्यू लूं यहाँ से, और जैसे मैं पूरी अर्थव्यवस्था का मुआवजा रख रहा हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली कोई भी अर्थव्यवस्था अगर ऊपर आनी है तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को फायदा होता है उसका। तो एक सेक्टर है जो फ्लेवर है, पर वहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए, कौन से स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है, या कौन सी कंपनीज उसका लाभ उठा सकती है ये सेक्टर में। पर ये सेक्टर अच्छा लगता है। कैपिटल गुड्स, ऑटो एंसिलरीज, ऑटोमोबाइल्स, कैपिटल गुड्स काफी हद तक, बिकॉज जैसे मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काफी फोकस है, तो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सभी कोई जो सेक्टर्स हैं उसको उसको फायदा हो सकता है। ये 3-4 सेक्टर्स ऐसे हैं जो मैं बिलीव करता हूँ कि आगे जाके उसका फायदा होगा। हमने देखा है कि फार्मा, आईटी वगैरह जो है वो काफी हद तक ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं, तो वहां पे चुनिंदा स्टॉक्स को ही संभाल के हमें उसमें निवेश कर सकते हैं। बट अदरवाइज आई वुड रादर गो फॉर इकोनॉमिकली बेनिफिशियल सेक्टर्स सच एज दिस। कैलाश जी, आपसे अब मुझे ये जानना है कि आगे चलकर भारत में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू हो ही चुका है, और जब पूरी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो हम भी पीछे नहीं रह सकते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अब कितनी और ब्याज दरें हम बढ़ती हुई देखेंगे? आरबीआई के पास और कितना रूम है ब्याज दरें बढ़ाने का? मेरे हिसाब से जो आरबीआई गवर्नर ने भी कहा है कि डेटा पॉइंट्स जो है वो बहुत ही क्रिटिकल होते जा रहे हैं आज के दिन में। ना सिर्फ जो डेटा पॉइंट्स यहाँ पे है, जो इन्फ्लेशन है अपने यहाँ, बट ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं, ये भी एक नजर में रखना पड़ता है आरबीआई गवर्नर को। बिकॉज
ये जो मार्केट है, फिक्स्ड इनकम मार्केट या जो है, यू कैन नॉट बी आइसोलेटेड, आपको देखना पड़ेगा। अगर यूएस का डेटा कंटिन्यूसली खराब आता रहा और यूएस में उन्होंने अभी देखो 75 बेसिस पॉइंट्स उन्होंने इंक्रीज किए थे और ज्यादा बढ़ाते गए, तो हमें उसके लिए हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, हमारे गवर्नमेंट आरबीआई को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। कैलाश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इत्मीनान से न सिर्फ विदेशी बाजारों और उनकी चाल पर हमें समझाइश दी है, बल्कि ये भी बताया कि आने वाला वक्त भारतीय बाजारों के लिए किस तरह से अहम हो सकता है, कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज की पेशकश में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।